एक नर्स जिसकी खूबसूरती का जलवा इस तरीके से कि विधायक और मंत्री भी उस पर फिदा हो जाते हैं और उनकी अंतरंग राजनीति जो होती है वो जाग जाती है। और फिर वो नर्स एक आम आदमी से एक बहुत ही खास आदमी बन जाती है। और फिर अचानक से वो नर्स एक दिन गायब हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे राज्य का जो राजनीति होता है वो हिल जाता है और ये केस सीबीआई के हाथों में चला जाता है। तो आज की कहानी है भौरी देवी की। राजस्थान की एक बहुत ही सामान्य से परिवार की रहने वाली लड़की, जिसकी नौकरी नर्स में होती है और उस दौरान उसकी सैलरी लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये की थी। भौरी देवी काफ़ी खूबसूरत थी और उस खूबसूरती के साथ वो अपने खूबसूरती को बड़े पर्दे पर भी लाना चाहती थी। इसी चाहत के साथ नर्स का काम करने के साथ साथ वो एक्टिंग भी किया करती थी। राजस्थानी गानों के लिए एल्बम में शूटिंग किया करती और उन्हीं शूटिंग के बदौलत वो चाहती थी कि वो अपने आप को बड़े पर्दे तक यानी कि फिल्मी दुनिया तक लेकर आए। और इसकी चाहत वो थी कि वो अपने आप को एक आम से खास दुनिया तक अपने आप को पहुंचाए। इसी चाहत ने उसको अपने नर्स के काम पर कम ध्यान और एल्बम की दुनिया और उस जो चमकती दमकती दुनिया थी उस दुनिया की तरफ उसका ध्यान हमेशा खींचे रहता था। और इसी कारण से ये लड़की अक्सर अपने नर्स वाले काम को छोड़कर और चले जाया करती थी शूटिंग करने के लिए। अब चूंकि एक सरकारी नर्स हुआ करती थी और जिस हॉस्पिटल में इसका ट्रांसफ़र था उस हॉस्पिटल में ये इकलौती नर्स थी और ये अक्सर अपने ड्यूटी से एब्सेंट रहा करती। इस कारण से जो लोकल लोग थे और उसके साथ साथ जो भी वहाँ के ऑफिसर्स थे वो इस बात से काफ़ी परेशान रहने लगे, क्योंकि नर्स का काम छोड़कर ये अक्सर शूटिंग में चले जाया करते थे और इसी बात से खासे नाराज़ थे। और तब एक दिन ऐसा होता है कि कंप्लेन कर दिया जाता है कलेक्टर के यहाँ और कलेक्टर एक दिन इंक्वायरी में पहुँच जाता है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद भौरी देवी को एब्सेंट पाता है। भौरी देवी की शादी हो चुकी थी, उसके एक बच्चे भी थे और हस्बैंड भी था, एक खुशहाल परिवार। लेकिन वो जो एक चमकती दमकती दुनिया के कारण उसकी नौकरी चली जाती है। कलेक्टर उस दिन इंक्वायरी में देखता है कि वो कई दिनों से लगातार एब्सेंट थी और प्रॉपर उसका कभी भी प्रेजेंस नहीं था हॉस्पिटल के अंदर में। इस कारण से वो भौरी देवी को नौकरी से बर्खास्त कर देता है। इस बर्खास्तगी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उसका जो पति था वो बहुत ही सामान्य कमाई करता था और घर का खर्च अधिकतर भौरी देवी के ही पैसे से चला करता था। ऐसे में घर का एस्टिमेशन पूरी तरीके से गड़बड़ा जाता है और तब भौरी देवी अब चाहती है कि वो किसी तरीके से अपनी नौकरी को पाए और अपने उसी नौकरी को पाने के लिए वो पहुंच जाती है एक दरबार में। और वो दरबार होता है वहाँ के लोकल एमएलए मलखान सिंह का। वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद मलखान सिंह से कहती है कि सर मेरी नौकरी चली गई है, मेरे घर में बच्चे हैं, परिवार है और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं बड़े पर्दे तक आऊँ और इसीलिए उन कामों में मैं चली जाती हूँ और इसी कारण से मेरा बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहता है जॉब में। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी और मेरी नौकरी किसी भी तरीके से वापस करा दी जाए। मलखान सिंह चूँकि एक क्षेत्र का विधायक होता है, इस कारण से वो कुछ करने की क्षमता में नहीं होता है। और तब मलखान सिंह कहता है कि फिर चलो मेरे साथ और चलकर मिलते हैं वहाँ के मंत्री से। और तब ये लोग उस सरकार में मंत्री से मिलते हैं जिसका नाम होता है महिपाल सिंह मधेड़ना। ये राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री होते हैं। मलखान सिंह और भौरी देवी जाकर जब मंत्री से मिलते हैं और अपनी सारी चीज़ों को बताती है भौरी देवी, तब महिपाल सिंह कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ऐसे में तुरंत कलेक्टर को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि भौरी देवी के बर्खास्तगी को कैंसिल किया जाए और उसको उसके नौकरी पर फिर से रिटेन किया जाए। और ये बात चूँकि मंत्री के द्वारा सुनाई गई थी, इस कारण से कलेक्टर भी मजबूर था और कलेक्टर उस बर्खास्तगी को कैंसिल करता है और भौरी देवी को फिर से रीअपॉइंट कर लेता है।
ये चीज़ भौरी देवी को बहुत ज़्यादा भाता है। उसको लगता है कि जो पावर है ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये पावर रहे तो बहुत आगे निकला जा सकता है। और चूंकि उसके इस दौर में मलखान सिंह मदद किया था और नौकरी के लिए रीअपॉइंट किया था, इस कारण से भौरी देवी और मलखान सिंह के बीच में नज़दीकी बढ़ जाती है और वो नज़दीकी धीरे धीरे अंतरंग संबंधों में परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन का नतीजा ये होता है कि उस पूरे दौरान, बर्खास्तगी के दौरान, जो मदद करने वाले लोग थे वो मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा थे। इस कारण से भौरी देवी की नज़दीकी उन दोनों से बढ़ती है और फिर भौरी देवी का उन दोनों से अंतरंग संबंध शुरू हो जाता है, क्योंकि भौरी देवी दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी और ये लोग भी नेता थे। इन्हें भी लगता था कि इनके पास बहुत अधिक पावर है और इस कारण से ये भी उसको यूज करना शुरू कर देते हैं और लगातार उससे अपना सुख बटोरना शुरू करते हैं। ऐसे में भौरी देवी, महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह के अंतरंग संबंध लगातार बनते रहते हैं। अब भौरी देवी अपने नर्स के काम में कम व्यस्त होकर अब इन बड़े बड़े नेताओं के बीच उसका उठक बैठक होना शुरू हो जाता है। ऐसे में उसका कद भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसके पहचान बड़े बड़े नेताओं से हो जाती है, बड़े बड़े ऑफिसर से हो जाती है, बड़े बड़े लोगों से हो जाती है, क्योंकि वो एक मंत्री और विधायक की बहुत खास हुआ करती थी और इसी कारण से उसका कद बढ़ जाता है। और जो एक औरत सिर्फ 8 से 9 हज़ार की नौकरी कर रही थी, अब उसके पास धीरे धीरे पैसे की भरमार होने लगी थी और अब उसके पास अपना घर था, अपनी गाड़ी थी, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में भेज चुकी थी और इस कारण से उसका कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कद के बढ़ने के साथ उसके मन में उठने वाली जो ताकत की जो एक लालच थी वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और अब उसकी चाहत ये थी कि वो भी इसी तरीके से ताकतवर बने जैसे उसके साथ रहने वाले नेता और मंत्री हैं। और इसी विचार को वो पेश करती है मलखान सिंह से और कहती है कि वो भी अब चुनाव लड़ना चाहती है और नेता बनना चाहती है। नेतागिरी तक तो बहुत ठीक था कि किसी भी एक पार्टी की सदस्यता दिलाकर उसको रखा जा सकता था नेता बनाकर, लेकिन वो इच्छा जाहिर करती है कि उसे विधायक बनना है। ऐसे में महिपाल सिंह और मलखान सिंह को ये पूरी तरीके से नहीं जचता है कि कोई एक बहुत ही सामान्य औरत जिसके साथ उन लोगों का अंतरंग संबंध है वो विधायक बन जाए और एक मंत्री बने। अगर वो ऊंचे कद पर जाएगी तो फिर इन लोगों का इज्जत नहीं करेगी और उसके साथ साथ इन लोग जो उसका फ़ायदा उठाया करते थे फिर वो नहीं कर पाएंगे और इसी कारण से हर बार टाल दिया करते। लेकिन धीरे धीरे भौरी देवी अब उन दोनों पर हावी होना शुरू हो चुकी थी और अब कहने लगी कि किसी भी हालत में उसे विधायक बनना है और उसे पार्टी से टिकट चाहिए। ऐसे में महिपाल सिंह काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती है। अब अंततः भौरी देवी को लगने लगता है कि ज़रूर कुछ ऐसा अलग करना होगा जिससे ये डर कर कम से कम उसको टिकट दिलवा सके और तब एक नया चाल शुरू करती है और महिपाल सिंह और मलखान सिंह को कहती है कि उसके पास एक सीडी है और उस सीडी में महिपाल सिंह और भौरी देवी के बीच में जो भी अंतरंग संबंध बने थे उसमें लगभग 53 मिनट का वीडियो है और उस पूरे वीडियो में सिर्फ वही दोनों के नंगी तस्वीरें और नंगी वीडियो हैं। अब इस बात को सुन करके महिपाल सिंह के पूरी तरीके से होश उड़ चुके थे। महिपाल सिंह जो कि सरकार के अंदर में मंत्री था, अब उसे लगता है कि अगर ये सीडी गलती से भी बाहर आ जाता है तब वो पूरी तरीके से फंस जाएगा और उसकी मंत्री पद चली जाएगी और उसके साथ साथ उसके पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, सरकार पर आफत आ सकती है। ऐसे में भौरी देवी कहती है कि अगर तुम नहीं दिलाते हो टिकट तो फिर तुम्हारा सीडी आउट कर देंगे और सरकार गिरा देंगे। अब काफ़ी कोशिश करते हैं ये लोग उसको कन्विंस करने का, लेकिन वो नहीं कन्विंस होती है और फिर इसी जिद के साथ वो विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी के बड़े नेताओं जो राज्य स्तर के नेता थे
उन लोगों से मिलने चली जाती है और कहती है कि महिपाल मडेरना की मेरे पास एक सीडी है जिसमें मेरा और उसका अंतरंग संबंध है, और अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं उस सरकार को गिराने में आपकी मदद करूँगा। चूँकि विपक्ष के लोग थे, उसका सपोर्ट का प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, उस सीडी को ला। लेकिन फिर महिपाल मडेरना लगातार कोशिश करने लगता है कि किसी भी तरीके से वो सीडी उसके हाथ लगे, और अब वो रिक्वेस्ट करने लगता है भौरी देवी से लगातार कि किसी भी तरीके से उसको सीडी वापस कर दिया जाए। ये कहती है कि उसको अच्छा खासा रकम चाहिए होगा इस सीडी के बदले। लेकिन दूसरी तरफ भौरी देवी के मन में डर भी बना हुआ था कि कहीं ना कहीं वो एक सत्ता में रह रहे मंत्री से पंगा ली है और उसके जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो क्या करती है कि वो जो सीडी बनाती है उस सीडी का बहुत सारा कॉपी बनाकर अलग अलग जगहों पर रख देती है, और उसके साथ साथ एक खास जगह जो उसका अपना बैंक का लॉकर होता है उस जगह में भी रख देती है। और तब डील करती है महिपाल मडेरना के साथ। महिपाल मडेरना कहता है कि उस सीडी को दे दो और उसके बदले तुमको 60 लाख रुपए दिया जाएगा। उस वक्त 2011 की बात है, उस वक्त में बहुत अधिक हुआ करता था 60 लाख रुपए अपने आप में। अब लगता है भौरी देवी को अगर उतना रुपए मिल जाता है तो उसका जीवन सेफ हो जाएगा और वो चुनाव भी लड़ सकती है और अपने आप को बड़े कद का लीडर भी बना सकती है उतने रुपए के साथ। और इस बात को लेकर के डील ओके हो जाता है, और तब फिर कहती है कि चलो ठीक है, इस डील पर काम किया जाए और उसको 60 लाख रुपए दे दिया जाए। 60 लाख रुपए का डीलिंग होने के बाद अब प्लान होता है कि आखिर कहाँ दिया जाए। तो एक दिन कॉल आता है भौरी देवी को और कहा जाता है कि तुम अपने घर से बाहर आओ और उस सीडी को लेकर आओ, पहले हम लोग उस सीडी को देखेंगे और फिर तुम अपना पैसा लेकर चले जाना। भौरी देवी अपने घर से निकलती है और घर से निकलकर जब देखती है तो एक बोलेरो लगा होता है, उस बोलेरो में बैठती है। उसी बोलेरो में सीडी का भी सिस्टम था, सीडी लगाया जाता है और उसी के अंदर में लगभग जो 52 से 53 मिनट का वीडियो था महिपाल मडेरना और भौरी देवी का जो अंतरंग दृश्य वाला वीडियो था, वो वीडियो प्ले होता है। और उस वीडियो के प्ले होने के बाद पूरा वीडियो देखा जाता है और देखने के बाद एक सर्टेन जगह पर जाना होता है, लेकिन उस जगह पर न जा कर के गाड़ी का रूट बदल दिया जाता है। ऐसे में भौरी देवी को शक होता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि वो पहले से भी चौकन्ना थी। उसको लग रहा था कि हो सकता है ये साजिश भी है, और इसी कारण से गाड़ी के अंदर से ही वो चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो चिल्लाती है तो उसके अगल बगल बैठे हुए जितने भी लोग थे जो उस सीडी को लेने आए थे, और वो सीट से उसको उतार कर सीट के बीच वाले जगह में लिटा देते हैं और लिटाकर गले पर पैर रखकर उसका गला दबा देते हैं, और इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। मौत होने के बाद उसको और आगे लेकर जाया जाता है और वहाँ पर ले जा कर के एक भट्टी होती है, उसी भट्टी में उसको जलाया जाता है। और तब तक वहीं पर खड़े होकर वो लोग जलाते हैं, और जलाकर पूरी तरीके से जब बॉडी राख बन जाती है तब वो लोग वहाँ से रिटर्न आ जाते हैं। अब जिस दिन घर से निकली थी भौरी, उस दिन तो कोई टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि भौरी देवी के जो पति थे जिसका नाम अमरचंद था, वो कहता है उसको लगता है कि अक्सर भौरी 4-5 दिनों के लिए बाहर रहा करती थी और इस कारण से उसको शक नहीं हुआ। और ऐसे कई दिन लगातार बीतते गए, लगभग 4 महीने हो गए, और तब जाकर एक केस दायर किया गया भौरी देवी के मिसिंग को लेकर के। और जब ये केस दायर किया गया तो पुलिस इंक्वायरी में लग गई। पुलिस इंक्वायरी में लगी, साथ साथ विपक्ष भी पूरी तरीके से हावी होने लगा, क्योंकि विपक्ष को ये बात पहले से भी मालूम था कि भौरी देवी और सत्ता पक्ष के मंत्री के बीच में अंतरंग संबंध है। और इसी कारण से भौरी देवी के मिसिंग पर ज़बरदस्त कंप्लेंट दायर किया जाता है, और उसके साथ अब नए नए ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं केस में। उस वक्त के राजस्थान सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है
और उस दबाव के साथ अब राजस्थान सरकार बहुत ज़्यादा आलोचना झेल रही होती है। और कहा जाता है चूँकि राजस्थान में जो सरकार के मंत्री हैं उन्हीं पर ये आरोप है, इस कारण से वहाँ उस सरकार की जो पुलिस है वो बेहतर तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। इस कारण से इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए। चूँकि सरकार बहुत दबाव में आ जाती है, इस कारण वो लोग मजबूरन केस को सीबीआई को सौंप देते हैं। सीबीआई को सौंपने के बाद सीबीआई जांच को शुरू कर देती है और लगातार इस जांच में शुरुआत किया जाता है महिपाल मढेरना मलखान सिंह को अरेस्ट करके, और फिर उनसे जब पूछताछ शुरू की जाती है और फिर भौरी देवी के स्टेटस को जब धीरे धीरे खंगाला जाता है तो सारी चीज़ें एक एक करके निकलना शुरू हो जाती है। निकलता ये है कि जो ले जाने वाला लड़का होता है भौरी देवी को उस दिन और जो जलाया था, वो लोग जब अरेस्ट हुए तो अरेस्ट होने के बाद पूरी कहानी को बताया कि उन्होंने किस तरीके से आखिर उसको जलाया था और किस तरीके से उठाया था, वो सारी कहानी को बताया। अब पुलिस के पास चैलेंज था कि जो कहानी बताई गई है क्या वो कहानी सही है या नहीं है, क्योंकि अगर ये कहानी सही है तो जिस जगह पर जलाया होगा उस जगह पर भौरी देवी का जला हुआ शरीर का ज़रूर कोई ना कोई अंग बचा होगा, हड्डी बचा होगा, जिसका डीएनए टेस्ट कराना होगा और तब जाकर उसको प्रूफ के तौर पर पेश करना होगा। ऐसे में उस जगह पर जाती है पुलिस और जा कर के भौरी देवी के शरीर को तलाशती है, वहाँ का राख लेती है, कुछ हड्डियाँ मिलती है, साथ साथ भौरी देवी का अंगूठी मिलता है और उसके हाथ का घड़ी मिलता है। उन सभी चीज़ों का जब जांच कराया जाता है, डीएनए टेस्ट कराया जाता है, तो सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं और उसके बाद इस सभी सबूतों को उसके साथ साथ सीडी को भी, क्योंकि सीबीआई जब जांच कर रही थी तो उसको वो सीडी मिलता है भौरी देवी के अकाउंट वाले लॉकर से जोधपुर के बैंक अकाउंट के अंदर में, और वहाँ पर से जा कर के वहाँ से सीडी को लाया जाता है और सीडी को पेश किया जाता है कोर्ट में और सारे सबूत मिल जाते हैं। उसके बाद जितने भी आरोपी थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी तक इस केस को लेकर के कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, अभी तक इसकी कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है। अभी तक जो भी लोग हैं उनका बेल हो चुका है और वो ऐसे ही बाहर हैं, और बाकी अभी तक इस पर कोई खास न्याय नहीं मिला कि आखिर ये घटना हुआ। और जो आरोपी जिसके अगेंस्ट में सारा सबूत है उसके बावजूद भी आज तक ये केस अधर में लटका हुआ है और आज तक ये पुलिस, आज तक कानून के द्वारा इस पर कोई सज़ा नहीं सुनाई दी गई। ये कहानी एक ऐसी औरत जो बहुत महत्वाकांक्षी थी, उसको अपने जीवन को आम से खास बनाना था। ये कहानी बताती है कि नेता लोग किस तरीके से राजनीति में अंतरंग संबंधों को बनाते हैं, किसी खूबसूरत औरत का किस तरीके से शोषण करते हैं अपने पावर का यूज करके। ये कहानी इन गंदी राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से बयां करती है। बाकी हर तीसरे दिन हम आप तक इस तरह की कहानी लेकर आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कहानी कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।